हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थायराइड एंड पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि दोनों की दोनों ग्रंथि गर्भाशय ये गले की गिरवा है, यहाँ पाई जाती हैं गले की गिरवा में। ये दोनों ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन या हम बोल सकते हैं T3 T4 हार्मोन जो नमक से संबंधित होता है, सोडियम क्लोराइड, उससे रिलेटेड होती हैं दोनों ग्रंथि। और कुछ कैल्शियम का रोल होता है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया और हाइपोथैलेमस कुछ फैक्ट रिलीज कर रहा था, वो पीयूष ग्रंथि पर अपना एक्ट कर रहे थे। पीयूष ग्रंथि कुछ हार्मोन सिक्रिएट कर रही थी जो पर्टिकुलर ग्लैंड पे जाके अपना प्रभाव दिखा रहे थे। वो प्रत्येक ग्रंथि अपना अपना कार्य शो कर रही थी। आज हम देखेंगे पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथि। पहला हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गले में, गले की ये जो गिरवा है यहाँ पे पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। इसका दूसरा नाम है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि इसका घर का नाम है भाई, ठीक है। देखिए ये अपनी श्वास नली है, ट्रेकिया। इस श्वास नली के दोनों साइड में एच शेप, जैसे अपना गला है, इस श्वास नली के दोनों साइड में एच शेप की, ये एच शेप दूसरे कलर से दर्शाते हैं, ये एच शेप की ये होती है थायराइड ग्रंथि। ये है थायराइड ग्रंथि। अब देखो स्थिति की तो बात चल गई भाई, स्थिति हमें पता चल गई, गले में होती है, गिरवा में होती है, एच शेप की होती है। कैपिटल वर्ड होता है एच, उसके शेप की होती है। जैसे एच ये ऐसे बनता है ना, तो उसके शेप की ये होती है। ट्रेकिया के दोनों साइड में होती है ये थायराइड ग्रंथि। इसी के साथ में आ रहा है भाई ये सांस नली दोनों साइड में है, इसके साथ में आ रहा है कि ये कुछ हार्मोन रिलीज करती है। 3 प्रकार के हार्मोन आएंगे और साथ में आएगी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में तो हम लेते हैं लीवर ग्लैंड को, जो अपनी यकृत ग्रंथि है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में लेते हैं हम थायराइड ग्रंथि को। तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये 3 बात तो हमें क्लियर हुई। इसके बाद में आता है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और जो इसका वेट है, औसत वेट होता है 25 ग्राम। वेट होता है 25 ग्राम। इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी बात देख लेते हैं। लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर चौड़ी, 5 सेंटीमीटर लंबी। लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 3 सेंटीमीटर। ये एक कॉमन सी बातें आई। और इसके बाद में एक बात हो रही है कि जो महिला होती हैं, स्त्रियां, स्त्रियों में ये बड़ी होती है, आकार बड़ा होता है, और पुरुष में इसका आकार छोटा है। पुरुष में छोटा होता है, छोटा आकार। ओके, तो भाई एस शेप की गले की गिरवा में इसका दूसरा नाम आया है, इसकी लंबाई चौड़ाई आई है, इसका वेट आया है। ये एक कॉमन सी बातें ये आपको देखनी है। स्थिति की बात, स्थिति तो मैंने सारी ग्लैंड की बता रखी है और इनसे स्रावित हार्मोन भी बता रखे हैं, बेसिक हार्मोन कौन कौन स्रावित होते हैं। पर यहाँ पर 12th लेवल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 हार्मोन आएंगे इनसे स्रावित होने वाले। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ में इसमें कुछ कोलाइडी कण के रूप में धसे हुए, कोलाइडी कण के रूप में धसे हुए कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। कोलाइडी कण के रूप में धसे हुए पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं आयोडोथायरोग्लोबिन, जिसे हम बोलते हैं आयोडोथायरोग्लोबिन। आयोडोथायरोग्लोबिन
ये आयोडोथायरोग्लोबिन बनता है आयोडीन प्लस ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन से। आयोडीन प्लस ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन से बनता है आयोडोथायरोग्लोबिन। ये एक कोलाइडी पदार्थ के रूप में, जैसे यहाँ पर ये है थायराइड ग्रंथि, तो एक कोलाइडी पदार्थ के रूप में, लिक्विड के रूप में इसमें पाया जाता है आयोडोथायरोग्लोबिन। तो ये क्या काम कर रहा है, आयोडीन और ग्लोबुलिन से मिलके बन रहा है आयोडोथायरोग्लोबिन। इसके साथ में आते हैं इससे स्रावित हार्मोन। स्रावित हार्मोन, इसे 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होंगे। एक आ रहा है टेट्राइडोथायरोग्लोबिन, एक आ रहा है ट्राईआइडोथायरोग्लोबिन, और इसी के साथ में एक आता है कैल्सिटोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबिन। ग्लोबिन बोल सकते हैं या हम इसे बोल सकते हैं टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। एक आ रहा है ट्राईआयोडोथायरोक्सिन। ट्राईआयोडोथायरोक्सिन, और इसके साथ में एक हार्मोन आता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, ओके। तो ये 3 हार्मोन आए, टेट्राआयोडोथायरोग्लोबिन, ट्राईआयोडोथायरोग्लोबिन और एक आया कैल्सिटोनिन। तो टेट्राआयोडोथायरोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, ज़्यादा मात्रा में इसकी लेके चले तो 65 से 90% तक ये सिक्रेट होता है, 65 से 90% तक, और 10% ये सिक्रेट होता है, ओके। तो ये होता है T4 और ये होता है T3। थायरोक्सिन के 4 वो, और इसमें थायरोक्सिन के 3 अणु होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो टेट्राआयोडोथायरोक्सिन है वो ट्राईआयोडोथायरोक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसकी संरचना ऐसे होती है, जैसे 4 आयोडीन के अणु होंगे, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, टेट्राआयोडोथायरोग्लोबिन। और जब ये एक हट जाएगा तो ये हो जाएगा ट्राईआयोडोथायरोक्सिन। ये बात क्लियर हुई। मेनली हम बताते हैं भाई, थायराइड ग्रंथि है तो इससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, पर यहाँ पर हम 12th लेवल पर देख रहे हैं 3 हार्मोन आए हैं। एक तो आ रहा है टेट्राआयोडोथायरोग्लोबिन या टेट्राआयोडोथायरोक्सिन, और ट्राईआयोडोथायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है, और ये क्या होता है, कम सक्रियक होता है। ज़्यादा मात्रा में तो सिक्रेट होता है, कम सक्रियक होता है, यानी इतनी क्रिया नहीं करता है। ये कम मात्रा में सिक्रेट होता है पर अधिक सक्रियक होता है। अधिक सक्रियक कम सक्रिय का अर्थ ये है कि जो सेल्स होती हैं इनको तुरंत ग्रहण कर दिए, तुरंत ग्रहण करके जो अपनी उपापचय क्रियाएं हैं उनको स्टार्ट रखती हैं। इसी के साथ में आ रहा है, ये कैसे सिक्रेट होता है, TSH इससे पहले आया पीयूष ग्रंथि पे मैंने बताया था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, वो आता है, वो सिक्रेट करता है, T3 और T4 दोनों हार्मोन्स को सिक्रेट करता है या उत्सर्जित करता है, ओके। इसके बाद में आती है, इससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है मुख्यतः। इसके बाद में आता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होता है, जो कैल्शियम है उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एग्जिट करता है, और बॉडी में जो बोन है, बोन के विघटन को रोकता है वृद्धावस्था में जाते हैं तो ये इसका मुख्य रोल होता है। और जो कैल्सिटोनिन है पैराथायराइड हार्मोन आएगा, ये थायराइड ग्रंथि है, इसे थायरोक्सिन हार्मोन, और एक आगे आएगी पैराथायराइड ग्रंथि, उससे पैराथ हार्मोन रिलीज होगा, उसके एंटी काम करेगा, विपरीत काम करेगा। तो कैल्सिटोनिन के 2 काम क्या क्या हो गए, पहला काम तो हो गया कि ये कैल्शियम को उत्सर्जित और अस्थि विघटन को कम कर रहा है, अस्थि विघटन को कम कर रहा है। 2 काम तो हो गए। इसी के साथ में एक काम आ रहा है कि पैराथ हार्मोन के विपरीत काम,
पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है। इस प्रकार से 3 काम इसके भी आ गए कैल्सिटोनिन के। अब हम मुख्य रूप से देख रहे हैं भाई थायरोक्सिन हार्मोन है उसके क्या कार्य ह्यूमन बॉडी में, या और 1-2 जीव की दे रखी है उसमें क्या वर्क होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के। तो हम देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। तो पहला थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम है भाई, ये उपापचयी क्रियाओं में वृद्धि करता है। पहला क्या काम है, उपापचयी क्रिया होती है जो सेल्स में उनको बढ़ाता है, उपापचयी क्रियाओं में वृद्धि करता है। उपापचयी क्रियाओं में वृद्धि करता है तो इसमें कौन कौन सी क्रिया होंगी, प्रोटीन का स्टोर होगा, प्रोटीन एमिनो एसिड की चैन, इसके साथ में ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी यानी ग्लूकोज का स्टोर, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए जेनेसिस का अर्थ होता है जुड़ना और लाइसिस का अर्थ होता है टूटना। तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो ग्लूकोज क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोर होगा। इसके साथ में हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। इसके बाद में आ रहा है BMR, BMR आता है या उसे बोलते हैं BMR ही बोलते हैं शायद, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। BMR को बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। सामान्य उपापचयी क्रियाएं, सामान्य उपापचयी क्रियाएं इनको बढ़ाता है। ये सामान्य उपापचयी क्रियाएं बढ़ेंगी तो क्या होगा, शरीर का ताप भी बढ़ेगा, शरीर का ताप बढ़ता है। और इसका एक काम क्या है कि जो मेंढक है, मेंढक में जो टेडपोल लार्वा, देखिए मेंढक की जो भ्रूणावस्था है, मेंढक जैसे एग से डेवलप होता है, मेंढक रेप्टिलिया में वो एम्फीबियंस में आते हैं और एग से डेवलप होता है, अंडे से। तो उसके अंडे से क्या निकलता है, लार्वा, उस लार्वा को बोलते हैं टेडपोल लार्वा। अब देखिए वो लार्वा होता है, लार्वा आप जानते हो छोटे छोटे कीड़े टाइप में। तो लार्वा अपने शरीर में कुछ वृद्धि करेगा और कुछ चीजों को हटाएगा। छोटा होता है उसमें टैल भी पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है मेंढक में, उसको बोलते हैं टेडपोल लार्वा, उसमें पूंछ पाई जाती है। जब मेंढक बड़ा होता है तो क्या उसमें पूंछ पाई जाती है, नहीं पाई जाती ना। तो उसका कारण क्या है, उसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो मुख्य रोल प्ले कर रहा है उनकी उपापचयी क्रियाओं में और उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, उसको बढ़ा रहा है। जो आवश्यक अंग उसको तो रख रहा है और अनावश्यक को हटा रहा है। यानी उसमें क्या पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं या कायांतरण बोल सकते हैं। मेंढक में कायांतरण करवाता है, कायांतरण करवाता है। कायांतरण क्या है, काया का अंतर यानी शरीर का, उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं, ये हार्मोन आता है, यही मुख्य रोल प्ले करता है। इसके साथ में आ रहा है कि भाई जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। ये उपापचयी क्रियाएं हो रही ना, इसी के साथ में लिखना अपने को, जीवन रफ्तार को बढ़ाता है। जीवन लाइफ साइकिल है ना, उसको बढ़ाता है, जीवन रफ्तार बढ़ाता है। यानी शरीर में ग्रोथ करवाएगा, उपापचयी क्रियाएं उनको बढ़ाएगा, ग्लूकोज, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, इनका अवशोषण करवाएगा, जिससे बॉडी और हेल्दी हो जाएगी, लाइफ को आगे करेगा। इसके साथ में लास्ट में आ रहा है तंत्रिका स्रावी रसायन, ये भी रिलीज कर रहा है। जो अपनी न्यूरॉन्स है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनसे रिलेटेड ये रसायन होती हैं, एड्रीनलिन और एक आ रहा है नोर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन, ये 2 रसायन रिलीज करता है जो रिलेटेड होते हैं, जो अपनी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड होते हैं। इस प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन के वर्क देखे हमने। अब हम देख रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो क्या रोग होगा। इससे पहले आप एक रोग तो पढ़ते आए हो, वो तो बेसिक है, जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, गलगंड या घेंगा रोग। इसमें क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन उसके अल्पस्राव
या थायराइड ग्रंथि है उसकी अल्प क्रिया से, अल्प क्रिया होगी तो उसका अल्प स्राव होगा। अल्प स्राव होने से क्या होता है, जो नमक की कमी के कारण अपना गला है ये फूलकर बाहर लटक आता है, जिसे हम बोलते हैं गलगंड या घेंगा रोग। इसी के साथ में एक रोग और बेसिक है जिसमें क्या होता है, आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं। जो आंखें है ना, इनमें वसा का जो लेयर है वो बढ़ता जाता है और आंखें बाहर की तरफ आ जाती है, डरावनी से हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं नेत्र सौंधी गलगंड। दो रोग तो याद हो गए, नेत्र सौंधी गलगंड। एक आएगा मिक्सिडेमा, एक रोग आएगा आउटू अल्पक्रियता, आउटू अल्पक्रियता आएगा, एक आएगा मिक्सिडेमा। इस प्रकार से हम 1 बाय 1 इन डिजीज का डिस्कस करते हैं। मैं इनको थोड़ा हटा देता हूं। पहला आ रहा है थायराइड ग्रंथि संबंधित हार्मोन अल्टू अल्पक्रियता। थायराइड संबंधित हार्मोन्स, पहला आ रहा है आउटू अल्पक्रियता। आउटू, आउटू इसका नाम आया थायराइड ग्रंथि का, तो आउटू अल्पक्रिया, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रिया होगी, अल्पक्रियता। तो थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रिया होगी तो क्या क्या लक्षण नजर आएंगे इसमें। पहला आ रहा है कि मानसिक वृद्धि दर, शारीरिक और मानसिक वृद्धि दर कम हो जाती है और उपापचय दर भी कम हो जाती है। शारीरिक व मानसिक, मानसिक उपापचय दर कम हो जाएगी और क्या हो जाता है, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है या उपापचय क्रियाएं हैं, उपापचय क्रियाएं हैं, उपापचय क्रिया क्या हो जाएंगी, उपापचय क्रिया कम हो जाएंगी। इसके साथ में दूसरा रोग आ रहा है मिक्सिडेमा बोल सकते हैं या हम इसे बोलते हैं आउटू आउटू वानवता, तो इसे बोलते हैं सॉरी आउटू वामनता, और इसे बोलते हैं मिक्सिडेमा या आउटू अल्पक्रियता। मिक्सिडेमा, मिक्सिडेमा या आउटू अल्पक्रियता। आउटू अल्पक्रियता में क्या होता है कि बालों का झड़ना, त्वचा पीली हो जाना, त्वचा पर वसा के जमा हो जाना, और इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो कम हो जाना, जो जननांग है वो कम हो जाना, यानी नपुंसक के लक्षण हो सकते हैं। नपुंसक, त्वचा पर इफेक्ट पड़ेगा, त्वचा पीली हो जाएगी या फिर खुरदरी सूखी सूखी हो जाएगी, और बालों पर ये मुख्य इफेक्ट पड़ता है इस हार्मोन की कमी से। इसके बाद में आ रहा है गलगंड, गलगंड या घेंगा रोग, दो नाम है इसके, गलगंड या घेंगा रोग। इसमें क्या होता है कि जो गला है वो फूलकर बाहर लटक आता है, गला फूलकर बाहर लटक आता है, बाहर लटक आएगा, जिसे हम बोलते हैं गलगंड या घेंगा रोग। इसके बाद में आ रहा है नेत्र सौंधी रोग। नेत्र सौंधी रोग में क्या होता है कि नेत्र में जो ये हैं, नेत्र के जो गड्ढे से हैं यहाँ पर, इसमें वसा का स्तर जम जाता है और नेत्र बाहर की तरफ लटक आते हैं, यानी बाहर की तरफ आ जाते हैं, डरावने से हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेत्र सौंधी रोग। सिंपल सा है। इसके बाद में आ रहा है एक रोग हो रहा है जिसे हम बोलते हैं हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग में क्या होता है कि जो ये थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है उसका ह्रास होने लगता है, या थायराइड ग्रंथि खुद को ही मारने लग जाती है। थायराइड ग्रंथि है वो खुद को ही मारने लग जाती है, जिसे थायराइड ग्रंथि आत्महत्या बोल सकते हैं, सुसाइड करती है थायराइड ग्रंथि खुद का ही। उसका कारण क्या है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन की अल्प क्रिया है, हमने कुछ दवाइयाँ ली तो दवाइयाँ क्या करती हैं, जो थायराइड ग्रंथि है उसको ही इफेक्ट पहुंचाती है, न कि बॉडी में जो अन्य जीवाणु विषाणु कीटाणु हैं उनको नष्ट करना। थायराइड ग्रंथि को इफेक्ट पहुंचाएंगी तो थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी, जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या, आत्महत्या हो जाएगी, यानी नष्ट होने लग जाएगी। इसके बाद में एक रोग आ रहा है जिसे हम बोलते हैं प्लूमर रोग। प्लूमर रोग, प्लूमर रोग आएगा, और एक लास्ट में आ रहा है ग्रेवी रोग।
ग्रेवी रोग। प्लूमर रोग में क्या होता है जी कि बॉडी के भिन्न भिन्न साइड में यानी जगह जगह पर वसा के स्तर लूम जाते हैं, यानी वसा लूम जाती है, प्लूमर गांठ की तरह लूम जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्लूमर रोग। इसी के साथ में ये लास्ट में आ रहा है ग्रेवी रोग। ग्रेवी रोग में क्या होता है, गले में सूजन हो जाती है, ये बाहर ऐसे गलगंड की जैसी स्थिति हो जाती है, जिसे बोलते हैं हम ग्रेवी रोग। इन सब की जो उपाय है, उपाय एक ही दे रखा है, नमक पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, नमक पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, यानी भोजन के साथ, फूड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यानी एक निश्चित अमाउंट में फूड के साथ साल्ट्स लेने चाहिए, जिससे इफेक्ट ना हो। तो थायराइड ग्रंथि की स्थिति गले में, इसमें कुछ कोलाइडी कण पाए जा रहे हैं, जिसे हम थायरोग्लोबुलिन बोले, थायरोक्सिन, थायरॉक्सिन और ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन ये पाए जा रहे हैं। एच शेप की होती है, इसकी लंबाई चौड़ी, इसका वेट 25 ग्राम बताया कुछ। और इसी के साथ में ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से 3 हार्मोन, टेट्रा, ट्राई और कैल्सिटोनिन। इसी के साथ में थायराइड ग्रंथि के कुछ कार्य आए थे, मेंडेकम बता देना, उपापचय क्रियाएं बता देना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बता देना, श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, प्रोटीन का स्टोरेज, ग्लूकोज का और वसा का, ये बताने। इसी के साथ में इससे रोग, जैसे कोई भी ग्रंथि है वो कम स्रावित होगी या ज़्यादा स्रावित होगी, उससे रोग होगी। जैसे पीयूष ग्रंथि आई थी, वो कम स्रावित हो रही थी, बोनापन आ रहा था, ज़्यादा स्रावित हो रही थी, जिसे अतिक आया था, महाबली बाहुबली जैसे बन रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आते हैं थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन, उसकी कमी से एक तो गलगंड या घेंगा रोग, नेत्र सौंधी रोग, ग्रेवी रोग, और इसी के साथ में आ रहा है थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या, थायराइड ग्रंथि अल्पक्रियता, और इसी के साथ में एक रह गया ग्रेवी या प्लूमर रोग। ये कंप्लीट। इसके बाद में हम देखेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि भी थायराइड ग्रंथि के जो बीच में यह है थायराइड ग्रंथि, वहाँ पर धसी हुई होती है। इसका कुछ काम क्या है, थायराइड ग्रंथि के एंटी होता है पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड ग्रंथि जैसे थायराइड ग्रंथि पाई जा रही थी, ये हमारी श्वास नली है, ट्रेकिया, इसके यहाँ पर दोनों साइड में एच शेप की पाई जा रही थी, जैसे यहाँ पर एच शेप की पाई जा रही थी थायराइड ग्रंथि। तो इसमें पिंडों के रूप में, 4 पिंडों के रूप में धसी हुई पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये हो जाएगी पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि यहाँ पर पिंडों के रूप में धसी होती है, इसके 4 पिंड होते हैं, 4 पिंड, 2 + 2, इस प्रकार से इसके 4 पिंड होते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि से मुख्यतः एक ही हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन रिलीज होता है पैराथायराइड ग्रंथि से। ये लाल रंग की ग्रंथि होती है, जो थायराइड ग्रंथि है उसी में ही धसी होती है। इसका 0.01 से 0.03 ग्राम वेट होता है। वजन क्या होता है, 0.01 से 0.03 ग्राम, बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में होता है इसका वजन। और जो इसकी लंबाई है 6 से 7 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होती है, और 3 से 4 मिमी चौड़ी, लंबी है ये तो, और 3 से 4 मिमी चौड़ी होती है। इस प्रकार से इसकी लेंथ की बात कर ली। स्रावित हो रहा है पैराथार्मोन। अब हम देखते हैं पैराथार्मोन के क्या कार्य हैं। पैराथार्मोन के कार्य, तो पैराथार्मोन हमारे शरीर में एक तो करता है, जैसे कैल्सिटोनिन हार्मोन आया था इससे पहले थायराइड ग्रंथि में, वो हार्मोन क्या करता है, वहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि ये कैल्सिटोनिन हार्मोन पैराथायराइड या पैराथार्मोन के विपरीत काम कर रहा था। वो क्या काम कर रहा था, कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एग्जिट कर रहा था, और जो अस्थियाँ थी उनको बनाए रख रहा था काफ़ी टाइम तक। इस प्रकार से पैराथार्मोन क्या काम करेगा, पैराथार्मोन जैसे वृक्कक हुआ, और छोटी वो आंत हो गई, छोटी आंत बोल सकते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, इनमें क्या काम करता है, वृक्कक में जैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें कुछ आयंस हो गए, यूरिया हो गए, जो अपशिष्ट मटेरियल को तो एग्जिट कर देते हैं, जो
अपने लिए कंपल्सरी होती है उनको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एंटेस्टाइन में जैसे फूड ग्रहण किया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम फास्फेट है, तो उनको क्या करना है, रीएब्जॉर्बेशन करना है। वर्कक और छोटी आंत में पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण किसका करवाएगा, कैल्शियम का, कैल्शियम का। देखिए इससे पहले आया है कि जैसे वो है कैल्सिटोनिन हार्मोन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम कर रहा था, कैल्शियम को क्या काम कर रहा था, कैल्शियम को एग्जिट कर रहा था, यानी उत्सर्जित कर रहा था, उत्सर्जित कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, पुनः अवशोषण, कैल्शियम का पुनः अवशोषित कर रहा है, ये उसको निकाल रहा है। तो एक दोनों का एक दूसरे के विपरीत या एंटी काम हुआ ना, इस प्रकार से ये साफ साफ बता रहा है कि ये इसका विपरीत काम हुआ। अब हम इसी पर ध्यान देते हैं, वो बात तो छोड़ो आप। पैराथार्मोन वर्कक और छोटी आंत इसमें क्या करवाता है, पुनः अवशोषण करवाता है कैल्शियम का, और साथ में रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट उनका आयनों का नियमन करता है। पहला काम तो हो गया। दूसरा कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं उनका नियमन करता है रक्त में, फॉस्फेट इनका नियमन करता है। नियमन का अर्थ बोल सकते हैं हम एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में रखता है, एक निश्चित लेवल पर। इसी के साथ में आ रहा है ये तंत्रिक आवेग, तंत्रिका आवेग हो गया, और आ रहा है विटामिन डी का संश्लेषण रक्त के थक्के, तंत्रिका आवेग रक्त के थक्के, और विटामिन डी का संश्लेषण। ये काम कौन करवा रहा है, पैराथार्मोन। तो पैराथार्मोन के 4-5 काम हो गए, जैसे एक तो वर्का को छोटी आंत तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का पुनः अवशोषण, कैल्शियम फॉस्फेट का अवशोषण करवा लिया, उसका नियमन एक निश्चित लेवल में रखता है। इसी के साथ में तंत्रिका कोशिकाओं में जो नियमन होता है, तंत्रिका कोशिकाओं को जो हम बोल सकते हैं आवेग होते हैं, पेशियों में संकुचन हुआ, विटामिन डी का, रक्त का थक्का, ये काम होते हैं पैराथार्मोन के। अब एक लास्ट में एक छोटी सी बात आती है, इसका अतिस्राव होगा या कम स्राव होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम पहला देख रहे हैं पैराथार्मोन के अल्प स्राव से, पैराथार्मोन के शॉर्टकट लिख रहा हूं, अल्प स्राव से। और इधर देख रहे हैं हम पैराथार्मोन के अतिस्राव से, अतिस्राव बोल सकते हैं या अधिक स्राव से। हाइपो कैल्शियम और ये आते हैं, दो एंटी आते हैं एक दूसरे के। तो फर्स्ट वाले में क्या कर रहा है, बाल अवस्था में अगर पैराथार्मोन की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम का तो एग्जिट हो जाएगा, और फॉस्फेट है कंप्लीट बॉडी में जमा हो जाएगा, जैसे अस्थियां हो गई और अपने ये न्यूरॉन्स हो गए, तंत्रिका कोशिकाएं, तो क्या हो जाती है, जड़ जमा होता है, शरीर में अकड़न सी हो जाती है। तो क्या हुआ इसमें, कैल्शियम की मात्रा में कमी अल्पस्राव से, अल्पस्राव से क्या हुआ, कैल्शियम की कमी होती है, और फॉस्फेट की वृद्धि हो जाती है। कैल्शियम कमी फॉस्फेट की वृद्धि होती है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, एक ऐंठन सी आ जाती है एक निश्चित एज के जब मतलब बाद में मांसपेशियों में और तंत्रिका कोशिकाओं में, मांसपेशियों में जड़ जमावता बोल सकते हैं इसे हम, या हम इसे बोल सकते हैं हाइपोकैल्शियमी टिटेनी, जिसमें जकड़न हो जाती है। क्या हो जाती है, जकड़न हो जाती है, जिसे बोलते हैं टिटेनी रोग, टिटेनी रोग, या बोल सकते हैं हाइपोकैल्शियमी। हाइपो का अर्थ होता है कम, हाइपर का अर्थ होता है ज्यादा। हाइपो कम हो रहा है, कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है, हाइपोकैल्शियम या टिटेनी रोग, कैल्शियम तो एग्जिट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, फॉस्फेट स्टोर हो रहा है, तो मांसपेशियों को तंत्रिका कोशिका उसमें फॉस्फेट जमा होगा और उसमें एक जकड़न सी हो जाएगी, ऐंठन सी हो जाएगी। इसी के साथ में पैराथार्मोन के अतिस्राव से, पैराथार्मोन के अतिस्राव को हम बोल सकते हैं हाइपरकैल्शियमा, हाइपरकैल्शियमा, हाइपरकैल्शियमा होगा तो कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा शरीर में, कैल्शियम की मात्रा और
फॉस्फेट की मात्रा, जो फॉस्फेट है उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होगी तो इसका इफेक्ट क्या क्या होगा, रक्त में घूमेगा कैल्शियम फॉस्फेट। रक्त में होगा तो एक तो वृक्क की पथरी हो जाएगी, वृक्क पथरी हो जाएगी, और अस्थियां क्या हो जाएंगी, छिद्रित हो जाएंगी। अस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस का अर्थ होता है छिद्र होना, अस्थियों में, अस्टियोपोरोसिस, अस्थि प्लस पोरोसिस, अस्थियों में छिद्र होना, और वृक्क में या जो अपनी किडनी होती है उनमें पथरी हो जाए। इसका कारण क्या है कि जब कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं ब्लड में, ज़्यादा मात्रा में घूमेंगे, कुछ मात्रा में एग्जिट भी कर दिया जाएगा। एग्जिट कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, कैल्शियम कहाँ से आएगा, इतना कैल्शियम फूड में तो हम नॉर्मली बेसिक रूप से बहुत कम करते हैं, पर ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम एग्जिट हो रहा है तो अपनी जो बोन है, अस्थियाँ हैं, वो कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई, कैल्शियम और फॉस्फेट की, तो क्या होगा, टूटने लग जाएंगी। वो टूटने लग जाएंगी तो उसे हम बोलेंगे वो अस्टिपोरोसिस, यानी अस्थि छिद्री बोल सकते हैं। इसी के साथ में एक आ रहा है कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा ब्लड में घूमेगी तो ब्लड वर्कक में जाएगा, छनेगा तो वहाँ पर क्या होगा, किडनी स्टोन बोल सकते हैं हम, या वर्कक की पथरी, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट के पिंड से बन जाएंगे तो वो पथरी के रूप में माना जाएगा। इसके बाद में आ रहा है अगर कैल्शियम का ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, अगर कैल्शियम है, हाइपर कैल्शियम हो रहा है, अगर ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम फिर भी बढ़ रहा है तो जो मांसपेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ, उसमें जो ग्लूकोज स्टोर होता है उसकी जगह क्या हो जाएगा, कैल्शियम स्टोर हो जाएंगे, और वो मांसपेशियाँ क्या हो जाएंगी, एकदम कठोर हो जाएंगी, उसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से कुछ डिजीज होती हैं। तो इस प्रकार से पैराथायराइड ग्रंथि, उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन 4 पिंड होते हैं, उसमें 10 यूनिट होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, लाल गुलाबी रंग के। इसी के साथ में इसकी लंबाई, इसका वेट है, बहुत कम होता है वेट, इसके कार्य है, और इसकी अल्पक्रियता यानी कम स्रावित हो रहा है और अधिक स्रावित हो रहा है, उससे डिजीज हो रही है। मैंने पहले बता दिया आपको, कोई सी भी ग्रंथि है उसे स्रावित हार्मोन कम हो रहा है तो भी डिजीज होगी, ज़्यादा हो रहा है तो भी डिजीज होगी। इसका कारण होता है कि एक निश्चित अमाउंट में स्रावित होते रहना चाहिए। ओके गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस प्रकार से कल हम जो नेक्स्ट ग्लैंड आएगी, थाइमस ग्रंथि आती है, या वो अग्नाशय ग्रंथि आती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डीपली। आप मेरे लेक्चर को लगाते हैं, राजस्थान बोर्ड RBSC की बुक पढ़ते हैं 12th की आप, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके गाइज।